नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में कि क्या क्या इसके प्रशासन की विशेषताएं रही थी और उसके अंतर्गत जो वलनाडु है, नाडु है, स्थल है, ग्राम है, ये सभी आज हम इस विजयनगर साम्राज्य के जो आज का टॉपिक है उसमें देखेंगे। इसके अलावा एक प्रमुख विजयनगर प्रशासन के अंतर्गत आयंगर व्यवस्था और नायकर व्यवस्था क्या थी, यह देखेंगे दोस्तों। इन सभी से जो है केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, आयंगर व्यवस्था, नायंगर व्यवस्था, इनसे जो है सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। और ये जो आज के जो यूनिट है आयंगर, नायंकर, केंद्रीय और प्रांतीय, यहाँ से डेफिनेटली जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सवाल बनने की संभावना रहती है और कई एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ या आईएएस दे रहे हैं तो उसके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा। एक एक जो इसकी विशेषताएं बताऊंगा मैं आज इस वीडियो में, और एक एक जो तथ्य लेके आया हूँ आपके लिए, वह सभी इम्पोर्टेंट है और उन सभी से सवाल बनने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। और टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक महान शासक हुए थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। तो उनको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। तो दोस्तों, प्रशासन के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले नंबर आता है केंद्रीय प्रशासन का। तो सबसे ऊपर जो था केंद्रीय प्रशासन, और इसके बाद जो आता है प्रांतों का नंबर आता है, प्रांत। इसके बाद जो है वलनाडु, वलनाडु के बाद आते थे नाडु, और नाडु के बाद जो है स्थल, और स्थल के बाद आते थे ग्राम। तो यह जो है प्रशासन घटते क्रम में है, यानी सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद प्रांत, वलनाडु, नाडु, स्थल और ग्राम। कई बार यही सवाल पूछा जाता है कि इनको क्रम से घटते क्रम में जमाइए या बढ़ते क्रम में जमाइए। तो सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और सबसे बड़ी इकाई जो होती थी केंद्रीय प्रशासन की होती थी। और दोस्तों, ये जो केंद्रीय प्रशासन है इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो होता था राजा, और राजा के बाद युवराज, और अगर केंद्रीय प्रशासन में देखें तो परिषद होती थी एक। परिषद के अलावा इसमें जो है सैन्य व्यवस्था या सैन्य प्रशासन हम कहें, सैन्य व्यवस्था या सैन्य प्रशासन। इसके अलावा भू राजस्व व्यवस्था, और भू राजस्व व्यवस्था के अलावा इनका यहाँ का जो था न्याय प्रशासन। तो केंद्र में जो है राजा सर्वोपरि होता था। देखा जाए तो सारी व्यवस्था में जो है प्रशासन में राजा सर्वोपरि होता है। तो केंद्र में राजा, उसके बाद युवराज, फिर परिषद इनके लिए होती थी और इनकी सहायता के लिए जो परिषद बनाई जाती थी। इसके बाद जो है सैन्य प्रशासन, भू राजस्व व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। अगर हम प्रांतों की बात करें, यहाँ पर जो प्रांत है यहाँ पर एक प्रमुख व्यवस्था थी नायंकर व्यवस्था, जो हम अभी आगे देखेंगे वीडियो में कि नायंकर व्यवस्था क्या थी। तो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि नायंकर व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य में किसके अंतर्गत आती थी? तो प्रांतों के अंतर्गत आती थी। प्रांतों की जो व्यवस्था संभालती थी नायंकर। इसके अलावा अगर वलनाडु की बात करें तो वलनाडु को कोट्टम भी कहा जाता था। अगर दोनों नाम आए, वलनाडु या कोट्टम, तो यह जो होते थे यह आधुनिक जो हम कहते हैं कमिश्नरी के समान होते थे। और इसके अलावा अगर नाडु की बात करें तो नाडु जो है आधुनिक जिलों के समान होते थे। और यह एक शब्द आता स्थल। स्थल जो होता था वह उपजिला या तहसील के समान होता था, उपजिला या तहसील। और इस स्थल और ग्राम के बीच में जो है एक और मेल ग्राम होता था, एक शब्द आता है मेल ग्राम। तो यह क्या होते थे? यह 50 गांवों के समूह होते थे। पूछा जा सकता है कि मेलग्राम क्या होते हैं? तो मेलग्राम जो है 50 गांवों का समूह था। विजयनगर प्रशासन के अंतर्गत
स्थल और गांव के बीच में। तो दोस्तों यह हमने देखा प्रांतों में जो है इम्पोर्टेंट है नायंकर व्यवस्था थी, और यह जो ग्राम स्तर होता था इसमें जो थी आयंकर व्यवस्था थी। आयंगर व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही सवाल बन जाते हैं कि नायंकर व्यवस्था कहाँ पर थी, तो प्रांतों में थी, और आयंगर व्यवस्था कहाँ थी, तो वह थी यहाँ पर ग्रामों के अंतर्गत। और यह आयंगर जो था 12 लोगों का समूह होता था। पूछा जा सकता है ये भी, आयंगर व्यवस्था के अंदर कितने लोगों का समूह होता था, तो 12 लोगों का समूह होता था। और यही आयंगर और नायंकर व्यवस्था जो है विजयनगर प्रशासन की मुख्य विशेषता है। अब हम देखते हैं एक एक केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत राजा, युवराज और इनको देखते हैं। तो प्रशासन में सबसे पहले देखते हैं राजा, हाँ, और यह हम देख रहे हैं केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत, केंद्र का प्रशासन। तो राजा सर्वोपरि था, सर्वोच्च संस्था अगर कहा जाए या सर्वोच्च जो था वह राजा था। और राजा जो थे वह जो उपाधि धारण करते थे उनको देखते हैं। राजा, राय, इसके अलावा अगर हम देखें तो नरपति, राय, नरपति, इसके अलावा वेद व वैदिक मार्ग के रक्षक, इसकी भी उपाधि धारण करते थे, वेद व वैदिक मार्ग के रक्षक। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदू, सुरतराना, इसकी भी उपाधि जो है यह राजा यहाँ के धारण करते थे। राय है, नरपति है, वेद, वैदिक मार्ग के रक्षक और हिंदू, सुरतराना। इसके अलावा अगर हम और देखें तो राजा जो है शिव के प्रतीक के रूप में, अगर कहा जाए तो शिव के प्रतीक के रूप में, या विरूपाक्ष जो है, विरूपाक्ष जो है शिव के प्रतीक को ही कहा जाता है। तो विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को मानते थे। यह विरूपाक्ष जो है ये शिव का प्रतीक है, और यह जो राजा थे वह अपने आप को विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। और सबसे पहले जो है हरिहर प्रथम ने अपने आप को माना था। इसके अलावा अगर और हम देखें तो राजा में जो है यह अपने आप को, यानी यहाँ के जो राजा होते थे अपने को अपने आप में देवत्व का आरोपण मानते थे, या अपने आप को देवत्व का आरोपण कहते थे, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को देवताओं के समान मानते थे। जैसे कृष्णदेव राय तो अपने आप को कृष्ण का अवतार मानते थे। इसके अलावा देवराय सेकंड जो थे वह अपने आप को इंद्र का अवतार कहते थे। और इसी कारण जो है कृष्णदेव राय जो थे, ये भी पूछा जाता है, कृष्णदेव राय ने अपना राज्याभिषेक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया था। कृष्ण जन्माष्टमी को कराया था। और इसके अलावा अगर हम और देखें तो देवराय सेकंड अपने को इंद्र का अवतार मानते थे। इसके अलावा और अगर हम देखें तो यहाँ का जो प्रशासन या प्रबंध जो है वह सहकारिता पर आधारित था। सहकारिता प्रबंधन पर आधारित था। और अगर हम प्रशासन के अंतर्गत देखें तो संयुक्त व द्वैध जो है शासन यहाँ देखने को मिलता है। और अगर संयुक्त शासन की बात करें तो हरिहर फर्स्ट, इसके अलावा बुक्का, इन दोनों ने जो है, हरिहर ने विजयनगर से और बुक्का ने जो है कुदी से, एक साथ जो है संयुक्त प्रशासन विजयनगर में कर रहे थे ये दोनों। और इसके अलावा और यहाँ उदाहरण मिलता है देवराय और विजयराय,
यह दोनों भी जो थे संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रशासन कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पर संरक्षक की प्रथा भी थी। संरक्षक प्रथा, अगर संरक्षक प्रथा के अंतर्गत हम देखें तो सदाशिव राय के संरक्षक के रूप में राम राय रहा था। तो यहाँ पर जो था संरक्षक की व्यवस्था भी थी, संरक्षक प्रथा थी कि अगर कोई जो छोटी उम्र का कोई राजा है तो उसके संरक्षक के रूप में वहाँ दूसरे द्वारा शासन किया जा रहा था। तो सदाशिव राय के संरक्षक के रूप में राम राय रहा था, प्रशासन संभाल रहे थे। इसके अलावा राजा जो होता था वह निरंकुश नहीं होता था, और यहाँ जो है स्मृति शास्त्र, यहाँ अगर हम देखें तो स्मृति धर्मशास्त्र, इसके अलावा अगर हम देखें तो मंत्री परिषद का नियंत्रण था। स्मृति धर्मशास्त्र और मंत्री परिषद का यहाँ नियंत्रण था, यानी कि राजा जो होता था वह निरंकुश नहीं होता था। राजा जो है, राजा की बात हो रही है, राजा जो है एक जन कल्याणकारी सोच, राजा के द्वारा एक जन कल्याणकारी सोच रखी जाती थी, हमेशा जनता के कल्याण के बारे में सोचा जाता था। यही कृष्णदेव राय ने एक स्टेटमेंट कहा। अगर जन कल्याणकारी सोच की अगर हम बात करें तो यहाँ कृष्णदेव राय का एक स्टेटमेंट आता है, वह देखते हैं। कृष्णदेव राय कहते हैं, कृष्णदेव राय के द्वारा कहा गया है, और यह पूछा जाता है कई बार कि एक मुकुटधारी राजा को धर्म के आधार पर शासन, कृष्णदेव राय ने कहा है कि एक मुकुटधारी राजा को जो है धर्म के आधार पर शासन, इसके अलावा शासन करना चाहिए, या अगर हम कहें तो प्रजा के कल्याण में ही राज्य का कल्याण है। प्रजा के कल्याण में ही राज्य का कल्याण है। यह कृष्णदेव राय के द्वारा कहा गया था कि हमेशा धर्म के आधार पर ही आचरण करना चाहिए, शासन करना चाहिए, और इसके अलावा प्रजा के कल्याण में ही राज्य का कल्याण है। यह था हमारा विजयनगर प्रशासन के अंतर्गत राजा से संबंधित। अब अगर हम आगे देखते हैं युवराज, और अगर युवराज की बात करें तो युवराज का जो चयन है, युवराज का चयन राजा अपने जीवन काल में ही कर देता था। यानी यह एक प्रमुख विशेषता थी कि युवराज का जो चयन है राजा अपने जीवन काल, अपने जीवित रहते ही कर देता था, जिससे जो है उत्तराधिकार जो संघर्ष है, यानी पद को लेकर जो संघर्ष है या उत्तराधिकार जो संघर्ष है, उसकी संभावना न्यून हो जाती थी। इससे क्या होता था, उत्तराधिकार की संभावना जो है न्यून, राजा के द्वारा अपने जीवन काल में ही युवराज का चयन कर देने से संघर्ष की संभावना जो है, उत्तराधिकार संघर्ष की संभावना न्यून हो जाती थी, कम से कम हो जाती थी। इसके अलावा जो राज्याभिषेक होता है तो उस समय उसको पट्टाभिषेक कहा जाता था। पूछा जा सकता है कि पट्टाभिषेक क्या है, तो ये राज्याभिषेक ही है। तो इसके द्वारा जो है इसमें युवराज को राजा बनाया जाता था। पट्टाभिषेक में क्या होता था, युवराज को राजा बनाया जाता था, तब यह पट्टाभिषेक की प्रथा होती थी, यानी एक तरह से राज्याभिषेक की तरह ही यह था। और इसके अलावा अगर और हम देखें तो युवराज जो है योग्यता के आधार पर चुना जाता था, योग्यता के आधार पर, यानी उसका जो चयन है वह योग्यता के आधार पर होता था। तो युवराज में इतना ही था कि चयन जो है राजा अपने जीवन काल में कर देता था, जिससे उत्तराधिकार के संघर्ष की संभावना न्यून रहती थी,
और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ आता है पट्टाभिषेक क्या होता था। तो युवराज को जब राजा बनाया जाता था तब यह प्रथा की जाती थी, ये कार्यक्रम किया जाता था पट्टाभिषेक। आगे हम देखते हैं परिषद। परिषद, तो अगर परिषद की बात करें तो 3 तरह की परिषद होती थी। तो सबसे पहले राज परिषद, उसके बाद अगर हम देखें तो मंत्री परिषद। दोस्तों मंत्री परिषद बड़ी होती थी, हालांकि राज परिषद में जो है राजा की सलाह के लिए राजा के चयन सलाह देना राज्य अधिकारी होते थे, लेकिन यह राज परिषद में गिने चुने व्यक्ति होते थे। लेकिन मंत्री परिषद था वह महत्वपूर्ण संस्था थी। अगर पूछा जाए कि महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी तो मंत्री परिषद थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक सामान्य परिषद होती थी। यह परिषद कभी कभी ही इसमें जो है सभी लोग शामिल होते थे और कभी कभी ही ये इस परिषद जो है यह लगती थी। और अब हम बात करते हैं राज परिषद क्या थी। तो राज परिषद जो है इसी की सलाह पर राजा जो है निर्णय लेता था। यानी एक इम्पोर्टेंट तथ्य बनता है कि राज परिषद की सलाह पर जो है राजा निर्णय लेता था। इसके अलावा इसका कार्य क्या था वह देखते हैं। तो इस राज परिषद का कार्य जो था राजा का चयन करना। इसके अलावा और अगर हम देखें तो राज्याभिषेक कराना, राजा का चयन करना, राज्याभिषेक कराना, राजा को सलाह देना, विभिन्न मामलों में जो है सलाह देना, यह जो थे इस राज परिषद के कार्य थे। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद क्या थी। तो मंत्री परिषद है सबसे पहले इम्पोर्टेंट बन जाता है कि यह जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। अगर मंत्री परिषद की बात की जाए तो यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें जो है टोटल 20 लोग शामिल थे, 20 लोग शामिल होते थे, जिनकी आयु जो है लगभग 35 से जो है 70 वर्ष, 35 से 70 वर्ष के बीच की इनकी आयु होती थी। इसका जो है यह जो मंत्री परिषद संस्था थी इस संस्था का प्रमुख जो होता था उसको सभा नायक कहा जाता था। सभा नायक यानी मंत्री परिषद जो था इस संस्था के प्रमुख को सभा नायक कहा जाता था। इसके अलावा इसके जो सदस्य होते थे, इस मंत्री परिषद के जो सदस्य थे उनको प्रधानी कहा जाता था। यानी अगर प्रमुख की बात करें तो वह सभा नायक होता था और सदस्यों को जो है प्रधानी कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रधानी क्या होता था। यह सदस्य होते थे मंत्री परिषद के। और इसके अलावा अगर सभा नायक क्या होता तो यह मंत्री परिषद का जो है प्रमुख होता था। इसके अलावा हमने देखा सामान्य परिषद जो है इसमें सभी लोग शामिल होते थे, सभी लोग शामिल। तो यह 3 परिषदें थी, राज परिषद, मंत्री परिषद और सामान्य परिषद, जिसमें मंत्री परिषद सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। 20 लोग इसमें थे जिनकी आयु जो है 35 से 70 वर्ष के बीच की होती थी। और सभानायक इसका प्रमुख और सदस्य जो है वह प्रधानी कहलाते थे। इसके अलावा एक सचिवालय होता था और इस सचिवालय की जो चर्चा है वह नूनीज, एक इतिहासकार यात्री नूनीज और अब्दुल रज्जाक ने की। अगर पूछा जाए सचिवालय की जो है चर्चा किसने की है तो यह नूनीज और अब्दुल रज्जाक ने की है। और इसी सचिवालय को जो है दीवान खाना भी कहा जाता था। इसी सचिवालय को दीवान खाना भी कहा गया है। और यह सचिवालय जो है 40 खंभों का एक भवन है, 40 खंभों का भवन, 40 खंभों का भवन होता था। और अगर हम इस सचिवालय के हेड की बात करें कि इसका जो है हेड या प्रमुख कौन होता था, तो इस सचिवालय का जो प्रमुख था वह कहलाता था रायसम कर्णिक। पूछा जाता है रायसम कर्णिक क्या है, तो यह जो है सचिवालय का प्रमुख होता था जिसको रायसम कर्णिक कहा जाता था।
और इसका जो सचिव था उसको रायसम कहा जाता था। प्रमुख को तो रायसम कर्णिक, और सचिव की अगर बात करें तो सचिव को रायसम, सचिव को जो है रायसम कहा जाता था। दोनों इम्पोर्टेंट है कि सचिवालय का जो है प्रमुख को क्या कहा जाता था, रायसम कर्णिक इसके प्रमुख को कहा जाता था, और इसके सचिव को जो है रायसम कहा जाता था। अब हम देखते हैं अगला प्रांत के बारे में। प्रांत, तो दोस्तों प्रांत में हमने देखा था यहाँ नायंकर व्यवस्था थी। इसके अलावा इस प्रांत के जो प्रमुख होता था उसको मंडलेश्वर, मंडलेश्वर या दंड नायक, मंडलेश्वर या दंड नायक कहा जाता था। प्रांत जो है दोस्तों, इनको मंडल, इसके अलावा अन्य नाम अगर देखें चावड़ी या राज्य के नाम भी कहा जाता था इनको। प्रांतों को जो है इन नामों से भी बुलाते थे, मंडल, चावड़ी और राज्य। और एक इतिहासकार हुए एच कृष्ण शास्त्री, इनके अनुसार जो है 6 प्रांत थे। अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 6 प्रांत किन्होंने बताए तो एच कृष्ण शास्त्री ने बताए हैं। और यह प्रांत जो थे इनमें प्रांतपति को विशेष अधिकार प्राप्त थे, प्रांतपति होता था उसको विशेष अधिकार प्राप्त थे, और उसको जो है विशेषाधिकार था। इसके अलावा वह क्या क्या कार्य करता था, दरबार लगाना, और अगर हम देखें सिक्के चलाना, दरबार लगाना, सिक्के चलाना। इसके अलावा सेना व अधिकारियों की नियुक्ति, यहाँ जो है प्रांतपति होता था जिसको कि विशेषाधिकार, सेना अधिकारियों की नियुक्ति, दरबार लगाना, सिक्के चलाने आदि का अधिकार था। इसके अलावा उसको जो है कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार भी था। तो यह थी प्रांत से संबंधित व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो नायंकर व्यवस्था है उसे हम आगे देखेंगे। दोस्तों प्रांतों के बाद आता है वलनाडु, वलनाडु या कोट्टम। इसमें कुछ विशेष नहीं है, केवल इसको याद रखना है कि प्रांतों की जो अगली जो घटते क्रम में संस्था थी वह वलनाडु था। वलनाडु के बाद आता है जिला या हम कहते हैं नाडु, आधुनिक जिलों के समान थी। और इस संस्था जो थी इस संस्था को नट्टार कहते थे। पूछा जा सकता है कि नट्टार क्या होता था, तो नाडु जो है उसी को नट्टार कहते थे। और इसके जो सदस्य होते थे उसको नारतवार कहते थे। सदस्य जो होते थे उनको नारतवार कहते थे। और यहाँ पर जो इस संस्था में केंद्र के द्वारा, यानी यहाँ नियुक्ति जो कर रहा है केंद्र कर रहा है, केंद्र के द्वारा महादंड नायक की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा महादंड नायक की नियुक्ति की जाती थी। तो नाडु की विशेषता थी कि संस्था जो है इसको नट्टार कहते थे, सदस्य जो है नारतवार, और इसके अलावा केंद्र के द्वारा महादंड नायक की यहाँ नियुक्ति की जाती थी। नाडु के बाद आता दोस्तों स्थल। एक क्रम जानना है केवल, स्थल के बाद जो होते थे ग्राम, और ग्राम जो है वहाँ हमने देखा था आयंगर व्यवस्था, आयंगर या आयंगार व्यवस्था वहाँ थी। प्रांतों में नायंगर व्यवस्था और यहाँ जो थी आयंगर व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं जो दोनों व्यवस्था बार बार हमारे सामने नाम आ रहा है, आयंगर और नायंकर व्यवस्था, इन्हें देखते हैं ये व्यवस्था क्या थी, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि आयंगर और नायंगर व्यवस्था जो थी वह किस प्रशासन के अंतर्गत थी, तो वह था विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके अंतर्गत थी, या विजयनगर इसका राइट आंसर होगा।
न्यायिकर व्यवस्था, इसे देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला तो यही आ जाता है, इसका जो संबंध है वह है विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर प्रशासन से था। इसके अलावा और अगर हम देखें तो यह जो है इम्पोर्टेंट बनता है प्रांत स्तर की व्यवस्था थी। यह न्यायिकर व्यवस्था प्रांत स्तर की जो है प्रशासनिक व्यवस्था थी। और अगर हम देखें तो इस व्यवस्था को जो है सर्वप्रथम काकतीय वंश ने लागू किया था। इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम जो है इसको काकतीय वंश ने लागू किया। पूछा जा सकता है न्यायिकर व्यवस्था को किसने लागू किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है काकतीय वंश में लागू थी, ये व्यवस्था लागू थी। और अगर हम देखें इस व्यवस्था के बारे में तो सर्वाधिक जो न्यायिकर थे वह तमिलनाडु में थे। सर्वाधिक अगर न्यायिकर पूछा जाए तो तमिलनाडु में थी, ये तमिलनाडु क्षेत्र में थे ये व्यवस्था, और यहाँ जो थे करीब 200 थे। अब होता क्या है, यहाँ पर इस व्यवस्था के अंतर्गत जैसे ये ज़मीन है इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता था। ज़मीन को जैसे 1 2 3 जैसे ये टुकड़े थे, ज़मीन को जो है टुकड़ों में बांट दिया जाता था। और जैसे ये है 8 नंबर का एक टुकड़ा है मान लो, तो सबसे पहले हम देखें अगर तो यह टुकड़ा जो है भूमि का टुकड़ा होता था, भूमि का टुकड़ा, यानी ज़मीन के जो है टुकड़ों में बांट दिया जाता था। और यहाँ पर जैसे 8 नंबर का ये टुकड़ा है तो यह क्या होता था, किसी भी सेनापति को वेतन या सेवा के बदले जो है यह भूमि का टुकड़ा जो है उसको दे दिया जाता था। अगर हम देखें यहाँ तो भूमि का जो टुकड़ा है यह अमरम कहलाता था। इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, यह अमरम क्या होता है, तो अमरम जो है न्यायिकर व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का जो टुकड़ा होता था उसको अमरम कहा जाता था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस जो भूमि का अब जो ये भूमि दी गई इसका स्वामी जो होता था वह अमर नायक कहलाता था। यानी भूमि के इस टुकड़े को तो अमरम कहते थे और इसके स्वामी को जो है अमर नायक कहते थे। और इसमें जो है इस नायक की, अमर नायक के नाम से ही इसकी जो है व्यवस्था का नाम न्यायिकर व्यवस्था पड़ गया, जिसे हम न्यायिकर व्यवस्था या न्यायिकर व्यवस्था कहते हैं। इसके अलावा यहाँ जो इसका भूस्वामी होता था इसके अधिकार और कुछ कर्तव्य थे इस अमर नायक के, तो वह थे कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, इसके अलावा आय का एक निश्चित भाग जो है केंद्र को भेजना। इसके अलावा और अगर हम देखें तो इसका जो है इस अमरम भूमि पर वंशानुगत अधिकार था, वंशानुगत अधिकार। यहाँ जो है इस अमरम का इस भूमि पर वंशानुगत अधिकार था। और हमने देखा शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखना इसका मुख्य कर्तव्य था। इसके अलावा आय का निश्चित भाग यह केंद्र को भेजता था। और यह जो अगर वंशानुगत अधिकार की बात करें तो यही आगे जाकर पतन का कारण बनता है। इसके अलावा यह अमर नायक जो है केंद्र के लिए एक सेना का गठन करेगा, लेकिन उसका जो सेनापति होता था उसकी नियुक्ति जो है केंद्र करता था। इसके अलावा इस अमर नायक पर कंट्रोल रखने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी, एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसका नाम था स्थपति। पूछा जा सकता है स्थपति क्या होता था, तो इस अमर नायक को नियंत्रण करने के लिए केंद्र द्वारा एक स्थपति की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। इसके अलावा और अगर हम देखें तो इस टुकड़े पर जो है निगरानी के लिए या कंट्रोल के लिए केंद्र द्वारा एक सेनापति, केंद्र के द्वारा सेनापति, और हमने देखा एक स्थपति, ये दोनों जो है स्थपति, ये 2 अधिकारी केंद्र द्वारा यहाँ नियुक्त किए जाते थे।
तो यह था नायकर व्यवस्था, जिसमें कि इसका संबंध विजयनगर प्रशासन से है, और यह प्रांत स्तर की, सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये प्रांत स्तर की थी, और जो आयंगर थी वह ग्राम प्रशासन के अंतर्गत आती है, ग्राम स्तर की थी या ग्रामीण स्तर की थी। और इसके जो है सर्वप्रथम काकतीय वंश में यह लागू थी। सर्वाधिक नायंकर जो है तमिलनाडु में थे। अब ये होती क्या थी, तो एक भूमि का छोटा टुकड़ा होता था जिसको कि क्या कहा जाता था, अमरम। यह किसी भी यहाँ का जो सेनापति होता था उसको वेतन या सेवा के बदले में दिया जाता था भूमि का टुकड़ा। और अमरम जो है इस पर इसका वंशानुगत अधिकार था। इसके अलावा इसका जो अमरम का जो स्वामी होता था इस भूमि का, उसको अमर नायक कहा जाता था, और इसी के द्वारा जो है कुछ अधिकार और इसके कर्तव्य दिए गए थे। इसके बाद जो है इस पर कंट्रोल रखने के लिए केंद्र द्वारा जो है एक स्थपति की नियुक्ति की जाती थी, और यह अमर नायक जिस सेना का गठन केंद्र के लिए करता था उसके सेनापति की नियुक्ति भी जो है केंद्र द्वारा की जाती थी। और एक और अगर नायकर व्यवस्था देखें तो इसी नायकर व्यवस्था में जो है एक प्रमुख बिंदु है कि नायकों पर नियंत्रण के लिए, जो ये अमर नायक या नायकों पर नियंत्रण रखने के लिए एक शासक थे, अच्युत देव राय। उन्होंने जो है एक प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति की, उसे कहा जाता था महामंडलेश्वर। पूछा जाता कई बार, महामंडलेश्वर की नियुक्ति किसने की थी, तो यह की थी अच्युत देवराय ने। और क्यों की थी, नायकों पर नियंत्रण रखने के लिए, कि पूर्णतः वह निरंकुश ना हो जाए, इसलिए उन पर नियंत्रण रखने के लिए अच्युत देवराय द्वारा महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। और यह महामंडलेश्वर जो था ये केवल अच्युत देवराय के समय ही रहा था, बाद में यह पद खत्म हो गया था। अब हम देखते हैं आयंकर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या थी, तो सबसे पहली बात यह जो थी ग्रामीण स्तर की व्यवस्था थी। अगर हम देखें तो यह जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु बनता है कि यह ग्रामीण स्तर की व्यवस्था थी या ग्रामीण स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके अलावा आयंगर जो होते थे वह 12 ग्रामीण अधिकारियों के 12 जो है ग्रामीण अधिकारियों का समूह होता था। 12 ग्रामीण अधिकारियों का समूह होता था, और इनकी जो है नियुक्ति है केंद्र द्वारा की जाती थी। कथन कारण में सवाल आ सकता है कि किसके द्वारा की जाती थी, तो केंद्र के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। केंद्र के द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको जो है इन अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि का टुकड़ा मिलता था। वेतन के रूप में भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, और इसी भूमि के टुकड़ों को जो है मान्य भूमि कहते थे। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, मान्य भूमि क्या होती है, तो यह वह भूमि का टुकड़ा होता है जो आयंगर व्यवस्था के तहत ग्रामीण अधिकारियों को दिए जाते थे, या आयंगर जो थे उनको दी जाती थी। इस भूमि के टुकड़े का नाम यहाँ पर जो है मान्य भूमि है। और हमने देखा था कि जो प्रांतों में जो नायंकर व्यवस्था थी उसके अंतर्गत उस भूमि को अमरम कहा जाता था। इसके अलावा और अगर हम देखें, ये मान्य भूमि इम्पोर्टेंट है। और इन आयंगरों का जो कार्य है वह उसी के समान है जो नायंकर व्यवस्था में था, कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, बिना अनुमति की जानकारी के गांव में भूमि का क्रय विक्रय या जो है भूमि का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। इसके अलावा यह आयंगर जो थे इसमें प्रमुख बनता है कि अपने पद को बेच सकते थे। अपने पद को बेच सकते थे, और इनका जो पद था वह वंशानुगत था, वंशानुगत पद था। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे कर्णिक, और इसके अलावा अगर हम देखें तो तलस, इसके अलावा सेने,
सेनेटेवा, सेनेटेवा, यह कुछ अधिकारी होते थे, जिसमें कर्णिक जो होता है वह अकाउंटेंट की तरह होता था, तलस जो है वह चौकीदार, चौकीदार अकाउंटेंट, कलश जो है वह चौकीदार, और सेनेटेवा जो है यह आय व्यय का लेखा जोखा करता था। आय व्यय का लेखा जोखा करता था। तो यह आयंगर व्यवस्था थी कि आयंगर व्यवस्था जो थी ग्रामीण स्तर की व्यवस्था थी। 12 जो है ग्रामीण अधिकारी होते थे, केंद्र द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। वेतन के रूप में भूमि का टुकड़ा मिलता था, जिसको मान्य भूमि कहते थे। यह जो है इनके कार्य अगर हम देखें तो वही शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, और इनकी बिना अनुमति या जानकारी के गांव में कोई भी भूमि का जो टुकड़ा है उसका क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह अपने पद को बेच सकते थे, यानी किसी और को दे सकते, या गिरवी भी रख सकते थे। यानी इम्पोर्टेंट है, पद को बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। इसके अलावा अगर और हम देखें तो यह इनका जो पद था वंशानुगत था। इनमें जो है प्रमुख कर्णिक, तुलस और सेनेटेवा ये भी पूछे जा सकते। तो कर्णिक जो है वह अकाउंटेंट की तरह होता था, और तलस जो है वह चौकीदार, और सेनेटेवा जो है आय व्यय का लेखा जोखा करता था। तो यह थी दोस्तों आयंगर और न्यायकर व्यवस्था जो हमने देखी, जहाँ से सवाल इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब हम देखते हैं इसकी राजस्व व्यवस्था क्या थी। राजस्व व्यवस्था, तो यहाँ की राजस्व व्यवस्था देखते हैं क्या थी। यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, तो यहाँ जो भू राजस्व व्यवस्था थी, इसी के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो इसका भू राजस्व विभाग था, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द आ रहा है इनके लिए, इनको कहा जाता था 58। दोस्तों कई बार पूछा गया ये सवाल, 58 क्या होता था। तो यह जो है भू राजस्व विभाग होता था, जिन्हें 58 या अथवने, 58 या अथवने कहा जाता था। और यह जो भू राजस्व है, इसके लिए एक शब्द आया है भू राजस्व, इसको शिष्ट कहा जाता था। ये भी पूछा जाता है शिष्ट क्या होता था, तो भू राजस्व को जो है शिष्ट कहा जाता था। और यही जो है आय का प्रमुख स्रोत था, आय का मुख्य स्रोत, यही शिष्ट जो है आय का मुख्य स्रोत था। और यह भू राजस्व जो था, यह दर पूछी जाती है 1/6 भाग था। आय का जो है भू राजस्व 1/6 भाग होता था, ये दर थी भू राजस्व की। और यह दर जो है वह ली जाती थी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर जो है कर का निर्धारण किया जाता था। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर कर का निर्धारण। और इसी के तहत जो है कृष्णदेव राय ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, भूमि का जो है सर्वेक्षण का कार्य करवाया। इसके अलावा कर का पुनर्निर्धारण भी किया, करवाया। वह कर का जो है पुनर्निर्धारण किया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो है ये पूछा जाता है भू राजस्व की दर क्या थी, तो वह 1/6 थी। भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बनता है 58 क्या होता था, तो ये भू राजस्व विभाग होता था विजयनगर प्रशासन में राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। इसके अलावा और अगर हम देखें तो भूमि की जो है भूमापन की इकाई जो होती थी, भूमापक की इकाई जो होती थी, उससे एक तो थी गंडराई, और इसके अलावा एक और अगर हम देखें तो गंडकोल। यह 2 भूमापन इकाइयाँ होती थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गंडराई और गंडकोल क्या है, तो भूमापन की इकाई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो गृह कर, औद्योगिक कर,
और संपत्ति कर, गृह कर, औद्योगिक कर, संपत्ति कर, बाजार कर। बाजार कर के अलावा और देखते हैं हम पशु कर, पशु कर के अलावा परिवहन कर, औद्योगिक, गृह कर, औद्योगिक कर, संपत्ति कर, बाजार कर, पशु कर, परिवहन कर आदि कर लगाए जाते थे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कर है जिसको लेकर सवाल पूछा जाता है, तो एक कर वो लगाया जाता था जिसको कहते थे वेश्याओं पर कर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि किस साम्राज्य के अंतर्गत वेश्याओं पर जो है कर लगाया जाता था, तो वह लगाया जाता था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। और इसी पैसे से इस कर को जो है पेनका कहते थे। यह जो कर लगता था इसको पेनका कहते थे। इम्पोर्टेंट शब्द है यह। पेनका क्या होता था, तो यह वेश्याओं पर लगाए गए कर को जो है पेनका कहते थे। और इस कर से जो आय की प्राप्ति होती थी उससे जो है यहाँ की पुलिस व्यवस्था संचालित की जाती थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। वेश्याओं पर जो कर है वह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत लगाया जाता है जिसको पेनका बोलते थे। और इसी कर के द्वारा जो है आय होती थी उससे पुलिस व्यवस्था चलाई जाती थी। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो ब्राह्मणों पर भी कर था, जो कि आय का 1/20 भाग होता था। और इसके अलावा मंदिर पे कर था, वह आय का 1/30 भाग होता था। और इसके अलावा जो कृष्णदेवराय जो थे उन्होंने पुनर्विवाह को प्रोत्साहन हेतु विवाह कर को जो है समाप्त कर दिया। कि कृष्णदेवराय ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन हेतु विवाह कर को समाप्त कर दिया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शासक था जिसने विधवा विवाह को जो है प्रोत्साहन देने हेतु विवाह कर को जो है समाप्त कर दिया, तो वह थे कृष्णदेव राय। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वह है कि सदाशिव राय व राम राय जो था इन्होंने कोडोजा नाई, एक नाई था जिसका नाम था कोडोजा नाई से प्रसन्न होकर नाइयों पर जो कर लगा था को समाप्त कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कौन सा ऐसा प्रशासन था जहां नाइयों पर कर लगा होता था। तो नाइयों पर कर जो था विजयनगर प्रशासन के अंतर्गत था। लेकिन यहाँ पर जो है सदाशिव राय और राम राय ने मिलकर, राम राय ने जो है कोडोजा नामक नाई से प्रसन्न होकर नाइयों पर इस कर को जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो यह था विजयनगर प्रशासन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था। अब दो छोटा सा टॉपिक है इसकी सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, वह देख लेते हैं, जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है कहीं सवाल बन जाए, तो वह देखते हैं। सैन्य प्रशासन, तो अगर सैन्य प्रशासन को हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे प्रमुख जो होता था इसका सैन्य प्रशासन का प्रमुख जो होता था उसको महासेनापति कहा जाता था। इसके प्रमुख को जो है महासेनापति कहा जाता था। दोस्तों दो यात्री थे, एक था निकोलो कोंटी और एक था अब्दुल रज्जाक। तो निकोलो कोंटी ने जो है यहाँ की सेना थी उसको 90,000 संख्या बताई और अब्दुल रज्जाक ने जो है 11 लाख की सेना बताई। इसके द्वारा कहा गया 11 लाख की सेना थी। और सैन्य प्रशासन के अंतर्गत जो सैन्य व्यवस्था थी उसको कंदाचार कहा जाता था।
सैन्य प्रशासन के अंतर्गत जो सैन्य व्यवस्था थी उसको कंदाचार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, कंदाचार क्या होता था, तो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत, यानी सैन्य प्रशासन के अंतर्गत जो सैन्य व्यवस्था थी उसको कंदाचार कहा जाता था। इसके अलावा अगर और हम देखें तो घोड़े जो हैं, इनको विजयनगर साम्राज्य के अंदर घोड़े पुर्तगालियों के सहयोग से प्राप्त होते थे। दोस्तों इससे पहले क्या था, अगर हम देखें मैप में, तो यहाँ जो विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ भैगनी साम्राज्य, तो इन दोनों में आपसी दुश्मनी के कारण यहाँ मध्य एशिया से जो घोड़े आते थे, इसका मार्ग यहाँ भैगनी साम्राज्य द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। तो अब इन घोड़ों का आयात कहाँ से किया जाए, तो यहीं पर जो है, और इस पूरे जो पश्चिमी तट पर इनका पुर्तगालियों का जो स्थान था, वहाँ पर जो है विजयनगर द्वारा, इनके शासकों द्वारा पुर्तगालियों की सहायता से घोड़े का ये आयात करते थे। इसके अलावा सेना में जो है बड़ी मात्रा में मुसलमान, तुर्की जो है तुर्की शामिल किए जाते थे। और अगर हम देखें तो मुसलमान और तुर्की शामिल किए जाते, तो मुस्लिम जो है वह देवराय फर्स्ट के समय ज़्यादा थे। देवराय फर्स्ट के समय करीब 10,000 के करीब। और तुर्की की बात करें तो तुर्की धनुर्धारी थे, वह देवराय सेकंड के समय तुर्की धनुर्धारी यह शामिल थे, करीब 2000 के करीब इनकी संख्या थी। न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो न्यायाधीश जो होता था उसको समयाचार्य कहा जाता था। न्यायाधीश को जो है समयाचार्य कहा जाता था। भाषा जो होती थी न्यायालय की वह संस्कृत थी, संस्कृत भाषा थी न्यायालय की भाषा। इसके अलावा न्यायालय में जो है पद सोपानिक व्यवस्था थी, पद सोपानिक न्याय व्यवस्था। जैसे पद सोपानिक न्याय व्यवस्था में देखें हम तो 4 तरह के न्यायालय थे। दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी सवाल बन जाए तो वह यहीं देख लेते हैं। तो 4 तरह के न्यायालय थे, जिनमें पहला जो था शास्त्रीता, इसके बाद जिसका नंबर आता था वह था मुद्रिका, मुद्रिका के बाद जो था वह चल, और इसके बाद जो था वह प्रतिष्ठा। यह न्यायालय आते थे। 4 प्रकार के न्यायालय थे, शास्त्रीता, मुद्रिका, चल और प्रतिष्ठा। यह शास्त्रीता जो था ये राजा का न्यायालय था, राजा का न्यायालय। मुद्रिका जो होता था केंद्र का न्यायालय। चल जो था वह नाडु स्तर का, और ये प्रतिष्ठा जो था वह गांव का न्यायालय, गांव के स्तर का न्यायालय होता था। तो ये 4 प्रकार के यहाँ न्यायालय थे। यहाँ समयाचार्य को लेकर सवाल पूछा जा सकता है कि समयाचार्य कौन होता था, तो मुख्य न्यायाधीश होता था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अमर नायक और जो नायकर व आयकर थे वह भी न्याय व्यवस्था में अपना मुख्य स्थान रखते थे, गांव में शांति बनाए रखने में अपना मुख्य स्थान रखते थे। तो ये थी इसकी न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों यह था आज का हमारा प्रमुख टॉपिक, जिसमें हमने विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत उसके केंद्रीय प्रशासन, उसका प्रांतीय प्रशासन, इसके अलावा नायंकर व्यवस्था, अयंगार व्यवस्था, इसकी राजस्व व्यवस्था और इसके जो है सैन्य और न्याय व्यवस्था को देखा। अब अगर विजयनगर प्रशासन से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है तो इसके बाहर के बनने की बहुत ही कम संभावना या न के बराबर संभावना है। कहीं ना कहीं जो है सवाल इन्हीं टॉपिक में से जो आज हमने प्रमुख तथ्य देखे यहीं से पूछे जाते हैं। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।